हेलो एवरीवन। आप सभी को पता है कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सिलेबस पढ़ रहे हैं और यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस के पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने जो सबसे पहला सब्जेक्ट स्टार्ट किया है वह है भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास के पढ़ने के क्रम में हम लोग पहला चैप्टर सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आज हम लोग जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के आगे के स्थल के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ स्थल के बारे में आपको बताया, तो आगे के स्थल हैं बहुत छोटे छोटे हैं, प्लेस हैं, एक दो पॉइंट वहाँ से, एक दो साक्ष्य ही वहाँ से केवल मिले हुए हैं, तो उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, आप लोग हेडिंग डालिए, सुरकोतदा एक प्लेस है सिंधु घाटी सभ्यता का, सुरकोतदा। अब इसके बारे में लिखेंगे, यह गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। दूसरा पॉइंट लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से घोड़े की अस्थियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घोड़े की अस्थियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अस्थियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब इसमें अगला पॉइंट लिखिएगा, यहाँ से जो है अंडाकार कब्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। एक अंडाकार कब्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो उसको लिखेंगे, यहाँ से अंडाकार कब्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक। अब इसके बाद वीडियो को पॉज करेंगे और इतना लिखेंगे। अब इसके बाद अगला प्लेस हम लोग पढ़ेंगे रोपड़, ठीक है। तो इसमें लिखिए, अब यह पंजाब में स्थित है, यह पंजाब में स्थित है, दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मानव के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ओके। इसको लिखेंगे। अब देखिए, हम लोगों ने अभी तक कई प्लेसेस के बारे में पढ़ा, ठीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्लेसेस हैं, स्थल, उसमें हड़प्पा हमने पढ़ा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, सुरकोतदा, रोपड़, ओके। अब और भी कुछ प्लेसेस हैं छोटे छोटे, उसको भी लिखेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, यहाँ से मानव के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में रोपड़ एक जगह है, सिंधु घाटी सभ्यता में रोपड़ एक जगह है जहाँ से मानव के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और एक और काल है जिसका नाम है पाषाण काल। वहाँ पाषाण काल में आप देखेंगे, जो सिंधु घाटी से पहले का काल है उसको पाषाण काल बोलते हैं। तो उस काल में, पाषाण काल में, आप देखेंगे कि पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य वहाँ बुर्जहोम से मिला है। वो उस प्लेस का नाम बुर्जहोम से मिला है। पर यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता में, पाषाण काल में नहीं, पाषाण काल में बुर्जहोम से मिला है, पर सिंधु घाटी की सभ्यता में रोपड़ से मिला है पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य, ओके। अब इस वीडियो को पॉज करिए, लिखिए।
अब हम लोग नेक्स्ट प्लेस दैमाबाद के बारे में पढ़ेंगे। और दैमाबाद आपको पता है कि जब हम लोग ऐसे बनाए थे कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, तो यहाँ आप लोग लिखे थे क्या, दैमाबाद, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, क्या लिखे थे ऐसे, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये आपको शायद याद होगा, तो वही लिखना है कि ये प्लेस कहाँ है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि ये प्लेस कहाँ है। ठीक है, तो देखिए इसको जल्दी से लिखिए, यह महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे है, स्थित है। प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। ये आपको पहले भी बताया गया है, ठीक है, दक्षिणतम बिंदु है। अब इसके बाद इसमें लिखेंगे कि यहाँ से ताम्र तथा इक्का गाड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से ताम्ररथ तथा इक्का गाड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब इसके बाद इस वीडियो को पॉज करेंगे और इतना लिखेंगे। ओके, अब हम लोग आगे नेक्स्ट प्लेस बनवाली के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इसमें लिखिए, यह हरियाणा में स्थित है। यह हरियाणा में स्थित है। अब आप देख सकते हैं कि हरियाणा वगैरह स्थानों पर जो है कृषि एक व्यापक स्तर पर होती है। तो यहाँ से कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ से कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ से कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, आपको पता है ये दोआब का एरिया होता है, यहाँ पे दोआब होता है, तो इसलिए जो है यहाँ से कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक, अब देखिए यहाँ से मिट्टी की बनी हुई बैलगाड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ से एक और, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ से कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आपको ऑप्शन देगा कि किस सिंधु घाटी सभ्यता के किस प्लेस से, किस स्थल से कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो आप लोग आंसर लगाएंगे बनवाली। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ से मिट्टी की बनी हुई बैलगाड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बनी हुई बैलगाड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बैलगाड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करेंगे और इसको लिखेंगे। अब लास्ट में 2 प्लेस है, इसको एक एक पॉइंट में देख लेते हैं। लिखिए यहाँ पे रंगपुर में, यह गुजरात में स्थित है। और यहाँ से ज्वार तथा बाजरे का साक्ष्य प्राप्त हुआ। लिखेंगे यहाँ से ज्वार तथा बाजरे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक, अब अगला प्लेस है इसमें सुतका गेंडोर। ठीक है, इस प्लेस के बारे में जानते हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा प्लेस
फिर से शब्द आया एकमात्र। एकमात्र ऐसा प्लेस जो प्राकृतिक चट्टानों से बना हुआ था। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र प्लेस, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकमात्र शब्द लगा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल, सभ्यता का एकमात्र स्थल जो प्राकृतिक चट्टान से निर्मित था, प्राकृतिक चट्टानों से निर्मित था, प्राकृतिक चट्टानों से निर्मित था। वीडियो हमारा जो है आधे घंटे का ही होगा, लगभग 30 मिनट, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे चीज़ों को पढ़ेंगे तो वीडियो की स्पीड अर्थात पढ़ाने की स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है, जैसे अभी आपको आधे घंटे में हो सकता है कि 4 से 5 पॉइंट पढ़ाए जा रहे हों, लेकिन आगे चल के आधे घंटे में 7 से 8 पॉइंट पढ़ाए जाएंगे। अर्थात वीडियो उतना ही लंबा रहेगा, लेकिन वीडियो के अंदर जो कंटेंट होगा अर्थात उसमें जो विशेषताएं होंगी और उसमें जो पढ़ाने का पूरा मटेरियल होगा वो बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। वीडियो आधे घंटे का ही होगा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे पॉज करके। अब हम लोग पढ़ेंगे एक नेक्स्ट हेडिंग, राजनीतिक व्यवस्था। ओके, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता, अभी तक उसकी सभ्यता के बारे में केवल जो साक्ष्य मिले हैं वो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, अर्थात उसकी जो है खुदाई से मिले हैं, पर उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो उसके क्रम में इसको पढ़ा नहीं जा सका है, तो वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो चीज़ों को देखकर, साक्ष्य जो मिले हैं उन्हीं को देखकर पता लगाया गया है कि मतलब यहाँ की जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। वो विद्वानों ने अपना मत अलग अलग दिया है। कुछ विद्वानों ने कुछ अलग प्रकार से अपना मत दिया है, कुछ ने कुछ दूसरा कहा है। तो सबसे जो इसमें प्रमुख बात है वो ये बात जानने योग्य है कि अलग अलग विद्वानों द्वारा जो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है उसको लिखना है। पेपर में क्वेश्चंस ऐसे ही पूछता है कि इस विद्वान के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था सिंधु घाटी की क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में, राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में, विद्वानों में मतभेद है, विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब जो है एक एक पॉइंट सबका लिखेंगे कि क्या क्या उन लोगों ने कहा है। एक मार्टिमर व्हीलर ने कहा है कि यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो मध्यवर्गीय शासन प्रणाली थी, अर्थात वहाँ पे जो मध्य वर्ग था वो व्यवस्थाएं को देख रहा था। राजनीतिक जो व्यवस्थाएं थी, गतिविधियाँ थी, वो मध्यवर्गीय शासन व्यवस्था था, अर्थात मध्य वर्ग उसको देख रहा था। तो इसको लिखेंगे मार्टिमर व्हीलर के अनुसार, वहाँ पर मध्यवर्गीय जनतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। जनतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। शासन व्यवस्था प्रचलित थी।
प्रचलित थी। अब इसके बाद एक और विद्वान जिनका नाम स्टुअर्ट पिगट था, उन्होंने कहा कि यहाँ पे पुरोहित वर्ग का शासन था। अर्थात जो पुरोहित होते थे, ठीक है, जो पुरोहित होते थे वो शासन राजनीतिक व्यवस्था को देखते थे, वो राजनीतिक व्यवस्था को देखते थे। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा दूसरा जो मत है वो है स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट के अनुसार वहाँ पर पुरोहित वर्ग का शासन स्थापित था। पुरोहित वर्ग का शासन स्थापित था। अर्थात वहाँ के जो पुरोहित थे वो राजनीतिक व्यवस्था देखते थे। ठीक है, अब इस वीडियो को आप लोग पॉज करेंगे और इसको लिखेंगे। ओके, हाँ, वहाँ पे क्या था, वहाँ पर पुरोहित वर्ग का शासन स्थापित था। ओके, वहाँ पे पुरोहित वर्ग का शासन स्थापित था। अब इसको लिखिए, वीडियो को पॉज करिए। अब हम लोग सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ के सामाजिक व्यवस्था वहाँ पे कैसी थी। तो इसमें लिखेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता के सामाजिक जीवन का, सिंधु घाटी की सभ्यता के सामाजिक जीवन का स्वरूप, सिंधु घाटी की सभ्यता के सामाजिक जीवन का स्वरूप, सामाजिक जीवन का स्वरूप मातृ सत्तात्मक, वहाँ पे मातृ देवी की पूजा होती थी। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी, ठीक है, वो मातृ सत्तात्मक थी। और वहाँ का जो सामाजिक जीवन था, और उसमें क्या था, वहाँ के जो समाज के प्राणी थे, वहाँ के जो लोग रहने वाले थे, वो पासे का खेल से परिचित थे, पासे के खेल से परिचित थे। तो लिखिएगा इसमें, सैंधव निवासियों के मनोरंजन का प्रमुख साधन, सैंधव अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग, सैंधव निवासियों के मनोरंजन का प्रमुख साधन पासे का खेल था। क्या था? पासे का खेल। और ये इम्पोर्टेंट, ठीक। और इस वीडियो को पास करिए, इसको लिखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आर्थिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था। तो आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य ये सब होते थे, ठीक। तो सबसे पहले यही पॉइंट लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी, सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन का प्रमुख स्रोत पशुपालन, कृषि, व्यापार
तथा वाणिज्य थे, वाणिज्य थे। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें कि सैंधव निवासी कुल 9 प्रकार के, सैंधव निवासी कुल 9 प्रकार के खाद्यान्न यानी कि खाद्यान्न उत्पादन से परिचित थे, ठीक। लेकिन उसमें प्रमुख जो था गेहूं और जौ था, ठीक है। उसको लिखिएगा कि सैंधव निवासी, सैंधव निवासी, सैंधव निवासी, सैंधव निवासी कुल 9 प्रकार की फसलों का उत्पादन करते थे। सैंधव निवासी कुल 9 प्रकार की, 9 प्रकार की फसलों का उत्पादन करते थे, फसलों का उत्पादन करते थे, का उत्पादन करते थे, करते थे। हाँ, जिसमें से प्रमुख खाद्यान्न, जिसमें से प्रमुख खाद्यान्न जो वो खाते थे, प्रमुख खाद्यान्न जिसमें से, जिसमें से प्रमुख खाद्यान्न, प्रमुख खाद्यान्न, खाद्यान्न गेहूं तथा जौ, गेहूं तथा जौ, ऐसे लिखिएगा बस, गेहूं तथा जौ, ठीक है। अब इसके बाद इसको आर्थिक जीवन के बारे में इतना लिखेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए। अभी हम लोग इसी में आर्थिक जीवन में ही और भी कुछ पॉइंट लिखेंगे। इसमें लिखेंगे जो सैंधव निवासी थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि निवासी, सैंधव निवासी का पालतू पशु घोड़ा नहीं था। सैंधव निवासी, सैंधव निवासी, सैंधव निवासियों, निवासियों का पालतू, पालतू पशु, पालतू पशु घोड़ा नहीं था, घोड़ा नहीं था, घोड़ा नहीं था। परंतु घोड़े के निम्नलिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, परंतु घोड़े के निम्नलिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, घोड़े के निम्नलिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। देखिए कहाँ कहाँ से, किस किस जगह से प्राप्त हुए हैं ये पूछा जाता है स्थल, ठीक है। घोड़े के विविध साक्ष्य, घोड़े हेडिंग ऐसे कॉलम टाइप में लिखना है, घोड़े के विविध साक्ष्य, विविध साक्ष्य और स्थल, मतलब किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। एक दो आपको बताया भी गया है। घोड़े की अस्थियां, पहला लिखेंगे घोड़े की अस्थियां, अस्थियां, ये आपको बताया गया है कि कहाँ से मिला है। फिर इसके बाद लिखेंगे घोड़े की मिट्टी की मूर्ति, घोड़े के मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, ये कहाँ से मिला है। फिर इसके बाद घोड़े के जबड़े, घोड़े के जबड़े, घोड़े के जबड़े, ये कहाँ से मिला है। इसके बाद घोड़े के दांत, घोड़े के दांत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, ऐसे घोड़े का दांत, घोड़े के दांत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो देखिए घोड़े की अस्थियां आपको लिखाया गया था सुरकोतदा, एक प्लेस हम पढ़ाए थे जब, सुरकोतदा, तो उसमें आपको बताया गया था कि सुरकोतदा से घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये देखिए घोड़े की मिट्टी की मूर्ति, ये आपको सबसे
इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये बहुत पूछा जाता है पेपर में। ये भी पूछा जाता है घोड़े की अस्थियां का साक्ष्य कहाँ से मिला है, सुरकोतदा से। और ये भी पूछा घोड़े की मिट्टी की मूर्ति कहाँ से मिली है, ये मिला है आपका लोथल से। जब हम आपको लोथल प्लेस पढ़ाए थे तो उसमें ये लिखवाया गया था। और घोड़े के जबड़िया कहाँ से मिला है, राणा घुंडई से। राणा घुंडई से, राणा घुंडई से घोड़े के जबड़े के साक्ष्य प्राप्त मिले हैं। और घोड़े का दांत कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ये तो हमने सबसे पहले बताया था, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 3 पॉइंट ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है वनडे एग्जाम में कि घोड़े की अस्थियों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सुरकोतदा से। पूछा जाएगा घोड़े के दांत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। घोड़े की मिट्टी की मूर्ति किस सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है, तो आप बताएंगे लोथल। सीधा सीधा क्वेश्चंस पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको तुरंत लिखिए, इसमें अभी 1-2 पॉइंट और हैं। अब इसके बाद आर्थिक जीवन में हम लोग 1 पॉइंट और बचा हुआ है, उसको लिख लेंगे आर्थिक जीवन में ही, कि सबसे पहले भारत में ही सैंधो निवासियों ने तांबा में टिन मिलाकर कांस्य धातु का आविष्कार किया था। तो वही लिखेंगे हम लोग। यह इसमें जो आर्थिक जीवन स्तर है उसको इस धातु ने बूस्ट कर दिया था। ठीक है, सैंधो निवासियों ने जब एक नई धातु बनाई तो आर्थिक स्तर पर यह बहुत ही कामगर साबित हुआ धातु। तो इसलिए इसको लिखना इम्पोर्टेंट है। लिखिए, भारत में सर्वप्रथम सैंधो निवासियों ने ही तांबे में टिन मिलाकर एक नए धातु कांसा का निर्माण किया था। ओके, तो इससे आर्थिक जीवन स्तर पर, सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन स्तर पर बहुत ही मदद मिला, किसको, सैंधो निवासियों को। ठीक है, तो अब इसके बाद इसका नाम जो रखा गया उसको लिखिएगा कि इसी कारण सिंधु घाटी की सभ्यता को कांस्यकालीन सभ्यता भी कहते हैं। इसलिए इसे किसे, सिंधु घाटी की सभ्यता को, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता को कांस्यकालीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्यकालीन सभ्यता भी कहते हैं। ओके, अब आर्थिक जीवन के बारे में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का देखा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सैंधो लिपि, कि सैंधो लिपि कैसी थी। तो वीडियो को पॉज करिए और इसको लिखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सैंधो लिपि के बारे में। तो इसमें लिखेंगे कि सैंधो लिपि भाव चित्रात्मक थी। और जो इसका लिखावट थी, मतलब यह किस साइड से लिखी जाती थी, उसको लिखेंगे यह दाईं ओर से, यह दाईं
ओर से बाईं ओर लिखी गई है, बाईं ओर लिखी गई है, लिखी गई है। ओके, ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी गई है। और आपको बता दें कि सैंधव लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, अभी तक कोई भी विद्वान इस लिपि को पढ़ नहीं सका है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था में लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे हड़प्पा एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। हड़प्पा से चक्र क्रॉस तथा स्वास्तिक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इसी आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है, और इसी आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि कि सैंधव निवासी सूर्य की पूजा करते थे, कि सैंधव निवासी सूर्य की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? सूर्य की पूजा करते थे। ठीक है, अब इसमें धार्मिक व्यवस्था में एक और पॉइंट है, उसको लिखेंगे। पहले वीडियो को पॉज करिए, इसके बाद अब धार्मिक जीवन अर्थात धार्मिक व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें कोई अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है नहीं, तो उसको लिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ होगा। तो इसमें भी विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि पता तो है नहीं, ऐसे ही साक्ष्यों से प्रमाणों से पता लगाया गया है। तो विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि जितने भी स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो एक नदी के किनारे स्थित थे। आपने पढ़ा भी है कि जितने भी प्रमुख स्थल हैं वो सब नदी के किनारे स्थित थे। तो कुछ लोगों का अर्थात कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ पे बहुत ही भयानक बाढ़ आई और इसके बाद इस सभ्यता का पतन हो गया, यहाँ के लोग नहीं बचे। ठीक, और लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं, यहाँ पे जो है बाढ़ नहीं आया, यहाँ पे जो है बाह्य आक्रमण हुआ, बाहरी लोगों ने आक्रमण किया। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो वैदिक सभ्यता जो थी वो जो है वो कौन थे? वैदिक लोग वो आर्य थे। ठीक है, वो आर्य थे और कहीं से आए हुए थे। तो वही कहा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता अर्थात जो सैंधव निवासी थे, सैंधव निवासी को आर्यों ने मार दिया। ठीक है, ये ब्राह्मण ये जो है बाह्य आक्रमण के बारे में बता रहा है कि ये पॉइंट कि आर्यों ने सैंधव निवासियों को मार दिया और यहाँ पे रहने लगे। तो इस वजह से भी कुछ विद्वान मानते हैं। जो वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चन है, वनडे एग्ज़ाम के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है, वो है बाढ़ से। वनडे एग्ज़ाम मानता है कि बाढ़ आया नदियों में और इसके बाद यहाँ के निवासी इस सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन जो सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम है वहाँ पे ब्रीफ समरी में पढ़ना होता है कि जो बाह्य आक्रमणकारी थे अर्थात आर्य थे, उन्होंने इनका पतन कैसे किया या किस प्रकार किया। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये तो था
सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, जो कि आर्यों के बारे में होगा, और आर्य आएंगे अब अपने देश भारत में। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।